एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं और वो नया क्या है कि आज से हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। लाइक हम पहले सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंग्लिश पेडागोजी, देन हिंदी पेडागोजी, ऐसे ऐसे करके हम एक एक टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चंस हम ले रहे हैं वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, लाइक जो लास्ट ईयर ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे उसके क्वेश्चंस को मैंने पहले ही कहा था कि मैं क्वेश्चंस को डिस्कस कराऊंगी। तो अभी जो लास्ट ईयर जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनकी शिफ्ट के एक एक शिफ्ट के क्वेश्चंस को हम उठाएंगे। ये जो आज का जो है वो जो 16 दिसंबर को जो एग्जाम स्टार्ट हुआ था सीटेट का, वो 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। तो 16 दिसंबर को जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसके क्वेश्चन मैंने लिए सीडीपी के। अभी मैंने बस 10 क्वेश्चंस लिए हैं। हम धीरे धीरे करके पहले 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस और फटाफट मैं बोर्ड में लिखती जाऊंगी, एग्जांपल लिख जाऊंगी और उसको आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। एंड आई एम ट्राइंग कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाए, बट आई विश कि हो जाए क्योंकि लिखना भी रहेगा। सो आज हम सीडीपी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करके हम 30 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे सीडीपी के, उसके बाद हम 15 क्वेश्चन इंग्लिश के करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन हिंदी करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन मैथ के करेंगे, देन ईवीएस पेडागोजी, सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सीडीपी से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितना ऑनलाइन सेट हुआ है वो सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कराऊंगी। इससे आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं, बट अभी मैं आंसर्स को एक्सप्लेन भी करूंगी कि कोई आंसर अगर होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। वो एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बट इफ आपको क्वेश्चन के पीछे का एक्सप्लेनेशन जानना है, इससे कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन भी होगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की सीरीज देख लेते हैं, जितने मैं पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी, इफ आप ये सारे क्वेश्चंस की सीरीज फॉलो कर लेते हैं, देन आई एम डेफिनेटली श्योर, फॉर श्योर आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको टॉपिक्स नहीं पढ़ना, देन ये क्वेश्चंस की सीरीज जो चलने वाली हैं, इनको अगर आप प्रॉपर वे में देख लेते हैं, प्रॉपर वे में 3 से 4 बार देख लेते हैं, देन फॉर श्योर आपको एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपको टॉपिक पढ़ने की नीड नहीं होगी। बट जब आप डिसिप्लिन में फॉलो कर रहे हैं तब, ओके, और टॉपिक्स भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, आपको नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी। बट इस डिस्कशन से भी कहीं ना कहीं आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा। सो बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, क्वेश्चन है, मैं लिख भी देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct about the process of development of an individual। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट होगा इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। यानी कि एक व्यक्ति के विकास में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही होगा। अब हम उन स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं। वो स्टेटमेंट ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है दैट इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर। इट इज थोड़ा अच्छा लिखना पड़ेगा। इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर। साथ ही
साथ में हिंदी भी बताते चलूंगी, यानी कि यह विकास की जो प्रक्रिया होती है वो एक दिशीय होती है, एक दिशीय। नंबर 2 इसका जो एग्जांपल है वो है इट इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल। इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। Next है there is a cultural diversity in the process of development. There is a cultural diversity in the process of development। और नंबर 4, हाँ नंबर 4 है डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, अगर आपको बोर्ड पे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा बट सुनाई बहुत अच्छे से दे रहा होगा कि मैं बोलती बहुत क्लियर हूँ, लिखती भले ही टेढ़ा मेढ़ा। तो क्वेश्चन ये है, मैं रिपीट कर देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया होती है, एक व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया होती है, उसमें इन 4 ऑप्शंस में कौन सा एक स्टेटमेंट सही होगा। तो एक एक को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर, यानी कि ये एक दिशीय होता है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, यूनिडायमेंशनल नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होता है, यूनिडायमेंशनल नहीं होता है। मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी होता है, यानी कि फिजिकल, मैंने बताया फिजिकल होता है, सोशल होता है, कॉग्निटिव होता है, इमोशनल होता है। एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है। बहुत सारे आयामों में डेवलपमेंट होता है, एक आयाम में विकास नहीं होता है। यानी कि यूनिडायमेंशनल नहीं होता है डेवलपमेंट। क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल इन नेचर होता है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। एंड इट इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय हेरिडिटी। तो सबसे पहले पेडागोजी में अगर किसी एक चीज पे फोकस किया जाए, जहां भी आप देखें ओनली, समझ जाइए कि ये एक निगेटिव आंसर है। ये एक ट्रिक है। अगर जहां भी आप देखें ओनली, वो एक निगेटिव आंसर होगा। जब किसी एक ही चीज से फोकस है, दैट ओनली, यही एक चीज है, यही एक रीजन है, यही एक फैक्टर है, तो वो रॉन्ग होगा। जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता है, बल्कि मैंने पढ़ाया भी है, डेवलपमेंट जो होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से ही इन्फ्लुएंस्ड होता है। और यही सेम एक एग्जांपल यहाँ भी है, एक ऑप्शन ये भी है हमारा, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं, हेरिडिटी फैक्टर भी होता है। सिर्फ वातावरण का कारक नहीं होता है, बल्कि आनुवंशिक कारक भी होते हैं। तो हमारा ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग होगा। करेक्ट क्या होगा? देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है। सांस्कृतिक विविधता यानी कि अलग अलग कल्चर में जो इंडिविजुअल का जो बच्चे होंगे, अलग अलग कल्चर के, वो अलग अलग तरीके से होंगे, उनका जो विकास होगा वो अलग तरीके से होगा। लाइक अगर कोई बच्चा इंडिया के कल्चर में डेवलप हो रहा है और किसी बच्चे का पालन पोषण फॉरेन कल्चर में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंस होगा। तो कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी यानी कि विविधता होती है, यानी कि भिन्नता होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है डेवलपमेंट के प्रोसेस में। मैंने सोचा था 2 मिनट में मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, यहाँ तो पूरे 9 मिनट में एक क्वेश्चन डिस्कस हुआ। कोई बात नहीं, देखते हैं। नेक्स्ट
question है which of the following question is an example of enhancing critical thinking in and children. तो ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग। इससे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, डेफिनेटली आएगा कि बच्चे के अंदर अगर हमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, क्या क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? एक चिंतन हो सकता है, जैसे कि किसी भी चीज के बारे में क्रिटिकली सोचना। लाइक अगर हमने क्या दिया कि 2 + 2 4 होता है, तो बच्चा ये नहीं कहेगा कि हाँ 2 + 2 4 होगा, वो उसके पीछे रीजन मांगेगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, एक्सप्लेन करके बताओ। हर चीज के पीछे एक रीजन को जानना, कोई फैक्ट जानना है। जैसे हमने बहुत सारे फैक्ट हमारे यहाँ चलते चले आ रहे हैं कि थर्सडे को नेल्स नहीं काटनी चाहिए, हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, फालतू के फलाने धमकाने जो चलते आ रहे हैं। अब ये कोई इसका रीजन नहीं है, बट चलता चला आ रहा है तो माना जा रहा है। इसके पीछे हम कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, कोई साइंटिफिक रीजन देखते हैं नहीं, बस कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया। तो वैसे ही क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि किसी भी रीजन के पीछे, किसी भी फैक्ट के पीछे कोई भी फैक्ट हो तो उस पर विश्वास करना, ना कि सीधा कह दिया गया और उस पर बिलीव कर देना, क्वेश्चन करना। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन कि जिसके थ्रू बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही है, तो उसके एग्जांपल ऑप्शंस क्या क्या हैं? वो है फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज, फाइंड आउट व्हाट people living around coastal areas and eat and why. Eat and why. Option 1 है and name 10 states of India. Option 2 name 10 states of India. Option 2 write table 2 to 10. Write table 2 to 10. Option 4 memorize and recite the given poem. सबसे खतरनाक एग्जाम्पल ऑप्शन यही है, memorize and recite this poem. तो इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जिसके थ्रू बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, चिंतन डेवलप होगा? कौन सा चिंतन? विवेचनात्मक चिंतन, विवेचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को ऊपर लिखूंगे। चलो ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज एंड ईट व्हाई, यानी कि जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं और क्यों। ठीक है, उसके बाद नेम 10 स्टेट ऑफ इंडिया, राइट टेबल एंड मेमोराइज एंड रिसाइट दिस पोएम। तो जो ये है जैसे 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो इसमें क्या क्रिटिकल थिंकिंग है? ये कुछ भी नहीं, 10 स्टेट्स हैं, नाम बता दिया तुरंत। ठीक है, उसके बाद राइट टेबल 2 to 10, सिंपली 2 to 10 की टेबल लिख दी। मेमोराइज एंड रिसाइट दिस पोएम, सबसे पहले ये खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि कभी भी हम पेडागोजी में मेमोराइजेशन को या रिसाइट करने को हम मतलब मेमोराइज करने को या रिसाइट करने को फोकस नहीं करेंगे। हमेशा हमें मीनिंगफुल लर्निंग पे फोकस करना है, मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है। मेमोराइजेशन जो है वो एक नेगेटिव एग्जांपल होगा, तो ये सबसे पहले कट होगा। राइट टेबल 2 to 10 तक टेबल लिख के दिखा देगा क्या ही करना है। इसमें नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसमें भी कोई ऐसा रामबाण या तीर नहीं चलाना है। जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो ये है जहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, यानी कि सबसे पहले वो कोस्टल एरियाज के बारे में जानेगा, वहाँ के लोग क्या खाते हैं उसके बारे में जानेगा और क्यों खाते हैं। जो ये मेन चीज है ना, ईट एंड वाई, जो ये एंड वाई भी इसमें ऐड कर लिया ना, यही हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेगा, यही बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा और बाकी ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस पीडीएफ खोल के आराम से आप डिस्कशन को ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर फोकस करिए, क्योंकि वो कहीं नहीं मिलने वाला है। पीडीएफ आपको तो हर जगह मिल जाएगा, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो और मैं तो प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन 3,
ए स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, a stage theory of development explicitly emphasizes which of the following, which of the following, ठीक है। यानी कि जो स्टेज थ्योरी होती है, यानी कि विकास का चरणीय सिद्धांत, विकास का चरणीय सिद्धांत, हिंदी में भी लिख देती हूं मैं क्वेश्चन, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है। अब विकास का चरणीय सिद्धांत, इसके चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस क्या है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स, थर्ड क्या है कल्चरल फैक्टर्स, और फोर्थ ऑप्शन है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब सबसे पहले इसमें मेन जो रोल है वो किसका है? क्वेश्चन का है। वो क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ए स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। सो विकास का चरणीय सिद्धांत निम्न में से किस पर बल देता है? चरणीय सिद्धांत यानी कि जो ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो ये कहते हैं कि जो विकास होता है वो स्टेजेस में होता है। जैसे कि हमने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, हमें 4 स्टेजेस में बताया था कि फर्स्ट स्टेज में इतना डेवलपमेंट होगा, सेकेंड स्टेज में इतना होगा, फिर थर्ड में इतना, फिर फोर्थ में इतना। अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजें डेवलपमेंट हो रही थी और धीरे धीरे बच्चे का विकास हो रहा था। तो जो स्टेज थ्योरी होती है ये किस पर बल देती है? ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट या डिसकॉन्टिन्यूटी, यानी कि निरंतरता, विकास की निरंतरता या विकास की अनिरंतरता, या सांस्कृतिक कारक पर या फिर वातावरणीय कारक पर। तो ये जो होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अनिरंतरता, यानी कि विकास की अनिरंतरता। इन जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि विकास जो होगा वो स्टेजेस पर होगा, तो वो किस चीज की बात कर रहे हैं? वो डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं। जो भी साइकोलॉजिस्ट ये मानेंगे कि विकास जो होगा वो स्टेजेस में होगा, वो ये कहेंगे कि जो विकास होगा वो अनिरंतर होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। और जो साइकोलॉजिस्ट स्टेजेस में बात नहीं करते हैं वो ये कहेंगे कि विकास जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सिंपली जो स्टेजेस होगा वो किससे रिलेट करेगा? डिसकॉन्टिन्यूटी से रिलेट करेगा, डिसकॉन्टिन्यूटी से रिलेट करेगा। स्टेजेस जो होगी वो किससे रिलेट करेंगे? डिसकॉन्टिन्यूटी से रिलेट करेंगी। और जो साइकोलॉजिस्ट स्टेजेस की बात नहीं करेंगे, जो सिंपल कुछ फैक्ट्स बता देंगे, उनको वो जो कहेंगे वो होगा विकास की निरंतरता। तो इसका आंसर क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अनिरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन एंगेजमेंट विथ लर्निंग इन स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 4E, चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विथ लर्निंग, चिल्ड्रंस engagement with learning in school influenced by which of the फॉलोइंग, यानी कि जो बच्चों की स्कूल लर्निंग है, जो बच्चे स्कूल में सीखते हैं,
तो उनकी जो एंगेजमेंट है जो उसमें वो लीन होते हैं, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, निम्न में से किन कारकों द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होगा, यानी कि जो बच्चे स्कूली लर्निंग है, जो स्कूल लर्निंग है उसमें जो बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको प्रभावित करेंगे, ऐसे कौन से कारक होंगे जो स्कूल लर्निंग को प्रभावित करेगा। तो कुछ फैक्टर्स इसमें बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, सोशलाइजेशन बाय द फैमिली। सेकेंड फैक्टर है पीयर रिलेशन, थर्ड फैक्टर होगा कल्चरल वैल्यूज, और फोर्थ फैक्टर होगा सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, तो ये इतना आपका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन का पार्ट है। और ऑप्शंस हम यहाँ लिख लेंगे ए, बी, सी और डी। ऑप्शंस में क्या है कि नंबर 4 या थर्ड और 4 या 1, यानी कि 1B, 2B, 3B और 4B, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से कौन कौन सा फैक्टर होगा जो इन्फ्लुएंस करेगा बच्चे की स्कूल लर्निंग में, जो बच्चे स्कूल्स में जो अपना अधिगम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसमें क्या प्रभावित करेगा। तो सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, यानी कि जो सामाजिकरण होता है बच्चे का उसके परिवार में, जो बच्चे का सामाजिकरण होता है उसके परिवार में। पीयर रिलेशन, यानी कि जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके फ्रेंड्स हैं या जो उसके क्लासमेट्स हैं वो, या पीयर रिलेशन सिंपली हम इससे क्लासमेट को समझ सकते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो। कल्चरल वैल्यूज और सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे की जो आत्मसम्मान होगा, बच्चे का आत्मसम्मान, खुद की जो उसकी सेल्फ एस्टीम होगा। तो इसमें चारों ही फैक्टर्स आएंगे, चारों ही फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, पेयर रिलेशन, कल्चरल वैल्यूज एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, ये चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है। चारों ही ऑप्शन जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेंगे, प्रभाव डालेंगे बच्चे की स्कूल लर्निंग में। अब है अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन 5, according to Jean Piaget, children in pre-operational stage of development are able to do, यानी कि जीन पियाजे की थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज हैं, जो जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेज होगी, सेकेंड स्टेज है, उसमें से वो क्या करने में एबल होंगे, क्या करने की क्षमता उनके अंदर होगी। तो इसमें जो प्री ऑपरेशनल यानी कि क्या कहेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और जो इसमें ऑप्शंस हैं 4 वो दिए हैं। रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी कि प्रतिलोम चिंतन, उसके अलावा मेक बिलीव प्ले, उसके बाद है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद है कंजर्वेशन।
पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपने होपफुली पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो 4 पार्ट में मैंने अपने चैनल पे वीडियो पोस्ट किया है, आप उसे वहां जाके विजिट करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया है। तो रिवर्सिबल थिंकिंग भी मैंने बताया है। रिवर्सिबल थिंकिंग क्या होती है, लाइक बर्फ से पानी बनता है तो पानी से बर्फ बनता है, तो बर्फ को पिघला के वापस से पानी बनाया जा सकता है। ये एक रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी बच्चा इधर से इधर सोच लेता है लेकिन उधर से इधर नहीं आ पाता है, ठीक है, रिवर्स नहीं कर पाता अपने थॉट्स को, ये होती है रिवर्सिबल थिंकिंग। बट जब वो चीज को रिवर्स कर लेता है तो सिंपली वो उसके अंदर आ जाता है मेक बिलीव प्ले, यानी कि ऐसा सिंपल से गेम्स खेलना, यानी कि किसी एक कह सकते हैं प्रतीकात्मक खेल, जो सिंबॉलिक गेम्स वो खेलता है बचपन में वो, और हायरार्किकल क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन। तो सिंपली ये जो गुण है, क्वालिटी है, और जो क्लासिफिकेशन है, कंजर्वेशन है, ये सारे ही 7 से 11 वर्ष की एज का है। यानी कि ये जो तीनों हैं ए, सी और डी ऑप्शन, ये तीनों ही कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटी है। कौन सी स्टेज? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटी है। और मेक बिलीव प्ले जो है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्वालिटी है, यानी कि 2 to 7 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स की। और ये जो तीनों हैं ये कॉन्क्रीट की हैं। एंड आई थिंक अगर मैं 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना भी पड़ रहा है, ऑप्शन भी लिखना पड़ रहा है, फिर उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, फिर उसके आंसर्स को भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट मैं धीरे धीरे अपनी स्पीड को मेंटेन करूंगी एंड आई विल ट्राई कि 2 मिनट्स में 1 क्वेश्चन डिस्कस हो जाए, देन 10 क्वेश्चंस को हम 20 मिनट्स में डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा था मेरी स्पीड ऐसी ही होगी, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है, बट आई विल ट्राई कि ऐसा ही हो। सो यहाँ पे ही हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट के 5 क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस 5 क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हुई होंगी। जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उसको आपकी नोट्स में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बैठ कर लेक्चर सुनने से कोई काम नहीं होगा अगर आप जब तक एक पेन और कॉपी लेके नहीं बैठ रहे हैं। हमेशा पेन और कॉपी लेके तब क्लास देखने बैठिए। और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।